वेलकम टू ऑल। मैं आपका हिमांशु स्वागत करता हूं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। और आज मैं लेके आ गया हूं आपके पास ऑप्टिक्स पार्ट 3। तो यूट्यूब चैनल पे जाके गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में आप ऑप्टिक्स पार्ट 1 और ऑप्टिक्स पार्ट 2 देख भी सकते हैं। और आपको और भी कंटेंट मिल सकता है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया। सब आपको एक ही चैनल पे और चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जा रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स पार्ट 3। क्रिटिकल एंगल। तो देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्लेन हुआ। मान लो ये वाला जो मीडियम है वो हमारे पास है रेयरर मीडियम, और ये वाला मीडियम जो है वो है डेंसर मीडियम। ये लाइट गई, लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। ये लाइट गई, को हमने क्या कर लिया, ये बना लिया हमने नॉर्मल। और जो ये एंगल बना वो एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आप सभी को पता है। अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो ये एंगल बना वो एंगल क्या हो गया, एंगल आर। ये तो रिफ्रैक्शन का केस हो गया। रिफ्रैक्शन के केस में ही जो क्रिटिकल एंगल देखो कैसे आएगा, अगर मैं एंगल आई को क्या कर दूं, बढ़ा दूं। इसकी सपोज करो मैंने एंगल आई को अब बढ़ा रहा हूं, इधर से ये एंगल आई है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, ये ले गया। फिर मैंने चेंज कर दिया तो लाइट ये, अब थोड़ी यहां से भी एंगल आर क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। फिर मैं इधर ले गया, फिर मैंने इंक्रीज कर दी। तो अब इस केस में क्या हुआ, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो लाइट है अब जो है वो बिल्कुल सरफेस के पैरेलल चलने लग गई है। ये बना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो जो आर एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना जो आर, इसका रिफ्रैक्शन एंगल, और इस लाइट के लिए जो ये एंगल आर बना कितने डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो यही क्रिटिकल एंगल होता है जब इंसिडेंस रे किसके बराबर हो जाए, हम इसको मान लेते हैं सी, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। और यहाँ पे जब आर जो एंगल है वो क्या बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, उसी इंसिडेंस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। देखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच द, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब एंगल आर कितना हो रहा है, 90 डिग्री पे पहुंच गया है, तो उसी इंसिडेंस एंगल को हम क्या बोलने वाले हैं, क्रिटिकल एंगल। तो जो यहाँ पे जो आई एंगल है अब वो किसके बराबर बनने वाला है, क्रिटिकल एंगल के। और जो आर एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो गया है, तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्लियर हुआ, आप नोट डाउन कर लो। तो एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ से समझिए, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू हेल्स लॉ पता है, साइन आई कौन साइन आर क्या होता है। अब जो ये कांस्टेंट है ये हमारा क्या होता है पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, देखिए क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इंटू में क्या आ गया, साइन आई जो यहाँ पे एंगल बना, ठीक है, इक्वल टू n2 टू में साइन आर। जैसा कि आपको पता है, ठीक है, जो आई एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया है, मतलब कि, और जो इस टाइम पे आर क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको रीअरेंज कर लो। ये रीअरेंज करने के बाद बनेगा साइन आई डिवाइड बाय में साइन आर, n2 और n1 चला जाएगा इधर, ये बनेगा हमारे पास, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, जो साइन आई है वो सी के बराबर हो गया है, और साइन आर क्या हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। ये लिखा हमने n2 बाय में n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया। अब साइन 90 कितना होता है हमारे को पता है, 1 होता है। तो साइन सी अपोन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बना n2 बाय में n1। ये क्लियर हो गया ध्यान से। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल एंगल क्या बनेगा, साइन इनवर्स हो जाएगा उधर जाके, और इनटू में क्या बन जाएगा ये हमारे पास,
साइन इनवर्स इनटू में n2 बाय में n1, ये बना। यही फॉर्मूला किसका है, क्रिटिकल कंडीशन का यही फॉर्मूला है। किसी का क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए तुम्हें साइन इनवर्स मतलब इन सब की वैल्यू याद होनी चाहिए। कभी कभी वो क्वेश्चन में दे ही देता है, मोस्टली देगा ये एनडीए के अंदर। ठीक है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में अगर लिखना हो हमें तो कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1/sin, ऐसे लिखा जाए। तो मोस्टली ये ज़्यादा डायरेक्ट पूछ के ही आएगा का फॉर्मूला, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे कि क्रिटिकल एंगल जो आया है, जब आर को 90 डिग्री पे पहुंचाया है हमने, तो उसके लिए जो एंगल आई है हमको धीरे धीरे इंक्रीज करने पड़ा। जब वो एंगल ऐसे एंगल पे पहुंच गया, जब आर 90 डिग्री हो गया, तो कंडीशन हो गई वेरीफाई। ठीक है, एक कंडीशन और है। सबसे पहली कंडीशन कि तुमने ध्यान दिया होगा, मैंने जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से निकाली थी और कहाँ पे पहुंचाई इसको, रेयर मीडियम पे। तो कंडीशन पहले यही है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द एरर। अगर लाइट रेयरर से डेंसर में गई तो TIR नहीं, क्रिटिकल एंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल जरूरी है क्योंकि TIR समझने की जरूरत है पहले। दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या होगी, जब आई के बराबर होने चाहिए और 90 जो आर है वो 90 बनना चाहिए भाई, तभी एक क्रिटिकल कंडीशन है जो वेरीफाई होगी। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन IR, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू जो इस डायग्राम में दिया है, हमारे को यहाँ पे क्या दिया था, सिंपल क्वेश्चन जो स्नेल्स लॉ लगाया था, n1 साइन थीटा 1 और n2 साइन थीटा 2, इसको करके हमने वैल्यू निकाल ली थी अपनी क्रिटिकल की। ये बनी क्रिटिकल की कंडीशन। ये क्रिटिकल की कंडीशन बन गई थी। देखिए यहाँ पे यही था हमारे पास थीटा 1, यहाँ पे थीटा की फॉर्म में लिख रहा है थीटा 1, ये सेम हो गया। थीटा की फॉर्म में कैसे लिख रहा है वो, यहाँ पे जो आई एंगल ये इसका थीटा 1, ठीक है, और क्रिटिकल एंगल के वो बराबर हो जाएगा जब आई सी के बराबर हो रहा है। जब एंगल आई सी के बराबर हो रहा है तो भैया जो थीटा 1 इसका बना वो ई जो क्रिटिकल एंगल का है वो भी इसके बराबर हो सकता है, इसका एंगल होगा वो भी बराबर। ठीक है, और जो थीटा 2 है वो कहाँ पहुंच गया भैया, 90 पे पहुंच गया। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है वो क्रिटिकल के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें ना दे मतलब कि आई आर की फॉर्म में ना दे, ऐसे दे थीटा की फॉर्म में, ये तो होगी क्रिटिकल की कंडीशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से दी गया TIR हुआ कैसे। ये बनाया हमने प्लेन, ये हमने पहले इसको नॉर्मल डिवाइड कर लिया, परपेंडिकुलर पैसे, ये लाइन गई। जब इस एंगल को हम बढ़ा रहे थे तो एक टाइम ऐसा आया था कि आर जो एंगल है वो 90 डिग्री बना था। अब मेरे को उसको लाइट को नीचे ही लेके आना है, तो मैं इस एंगल को क्या करने वाला हूँ, और बढ़ाने वाला हूँ। लेट करो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी, ये जो एंगल बना था इस वाली वैल्यू पे तो 90 डिग्री मिल रहा था हमें, आर कितना बन रहा था 90, और ये हो गया हमारे पास आई 1, अभी हमने लिख लिया। मेरे को लाइट को और नीचे लाना है, जब मैं इसके एंगल को मतलब कि यहाँ पे और बढ़ा दूंगा, यहाँ पे मैंने और बढ़ा दिया इसको, ठीक है, ये वाला एंगल लेट्स सपोज एंगल और बढ़ गया। ठीक है, क्रिटिकल एंगल पहले यहाँ कंडीशन में क्या था, जब हमें 90 डिग्री मिल रहा था, इस वाली कंडीशन के अंदर जो क्रिटिकल एंगल बराबर था। ठीक है, यही हो रहा था। अब क्या हो रहा है, अब आई एंगल को और बढ़ा रहा हूँ, मतलब कि क्रिटिकल एंगल से भी ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, जो क्रिटिकल एंगल है वो बढ़ रहा है। आई एंगल क्रिटिकल, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की कंडीशन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, थीटा था, थोड़ा बढ़ाया तो 90 डिग्री था, जो आई एंगल था वो किसके बराबर हो रहा था,
टी के बराबर हो रहा था। अब यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन मिली, उसके बाद भी मैंने इसको बढ़ा दिया, तो जो आई एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो रहा है, तो उसके केस में जो लाइट है अंदर आ गई। अब ये जो आर एंगल है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ गया, 90 से ऊपर गया, अबव 90। तो ये टी आई आर हो गया। अब लाइट अंदर ही रहेगी, लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो गया अंदर की साइड, तो यही कंडीशन होती है। ठीक है, देखिए ये लाइट गई, ठीक है, इसका इतना एंगल बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल से ऊपर कर दिया। जब इंसिडेंस रे जब डेंसर से कहां पे जा रही है, रेयरर में जा रही है, ठीक है, और इंसिडेंस रे का जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, उसके बाद क्या होगा, जो आर एंगल है वो भी बढ़ जाएगा 90 डिग्री से। तो इस कंडीशन में उसका लाइट का क्या होने वाला है, टी आई आर होने वाला। ठीक है, थीटा की फॉर्म में करें तो ये एंगल पूरा मान लिया मैंने थीटा, ठीक है, और ये वाला जो एंगल बना ये मैंने मान लिया थीटा टू। तो क्या कंडीशन हो रही है, जो थीटा वन एंगल बना है, ध्यान रखना, वो क्रिटिकल एंगल से क्या बन रहा है, थीटा वन एंगल इसका था, क्रिटिकल एंगल से क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, ये कंडीशन हो रही है। तो जो एंगल थीटा है ये वाला, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तभी ये लाइट 90 से अबव जाएगी, जो आर का एंगल है वो 90 से बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन में लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये ध्यान से देखिए, ये यार ऐसे होता है, नोट डाउन कर लीजिए सभी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कंडीशन ऑफ टी आई आर। पहली कंडीशन, दो इसेंशियल कंडीशन है, जैसे हमने वैसे पढ़ी थी, दो कंडीशन है इसकी। नंबर वन कंडीशन जो बनेगी, मीडियम लाइट जो है कहाँ से कहाँ ट्रेवल करनी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम से रेयरर मीडियम। ठीक है, यही हो रहा था। दूसरी कंडीशन क्या हो रही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। जो एंगल आई है, ये थीटा की फॉर्म में, या तो लिख लो जो एंगल आई है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, या थीटा वन ग्रेटर देन है थीटा सी से, और इस कंडीशन में जो आर है वो भी क्या हो जाएगा, अब एंगल बढ़ जाएगा। तो ये कंडीशन तो पहले वेरीफाई होता है। डिफरेंस क्या रहा है ये वाली कंडीशन का, वहां पे आई इज इक्वल टू सी होता है, जिसकी वजह से आर हमें 90 मिलता है क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में, बट इसमें जो टी आई आर में होता है वो ये वाली कंडीशन नहीं होती, उसमें आई एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, और आर भी 90 से क्या हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन वेरीफाई हो रही है, थीटा की फॉर्म में पूछे, आई की फॉर्म में पूछे, तो तुमको पता होनी चाहिए क्रिटिकल कंडीशन और टी आई आर में एक पॉइंट का डिफरेंस है, नोट कर लीजिए आप। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर। अच्छा, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ एप्लीकेशन डिफ्रैक्शन और टीआईआर में तुम्हें कॉमन देखने के लिए, तो कॉमन है भाई, जहां पे रिफ्रैक्शन होगा तो वहां पे टीआईआर बनेगा, रिफ्रैक्शन के बाद ही टीआईआर हो रहा है, जैसे हमने, क्योंकि इसको पढ़ ही रही है हम किसके पार्ट में है, पार्ट के अंदर, तो कंफ्यूज मत होना। तो एप्लीकेशन नंबर 1, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जैसे कि मान लो केबल्स वायर वाईफाई के अंदर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, टीआईआर का। एंडोस्कोप, ह्यूमन बॉडी की सर्जरी करनी है, कोई पार्ट देखना है, तो वहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, टीआईआर यूज करते हैं। प्रिज्म बाइनोकुलर्स, ठीक है, दो लेंस लगे होते हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी टी आई आर होता है। नेक्स्ट है ऑटो मोटिव रेन सेंसर, ठीक है, इट्स रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड लाइट ऑफ द वाटर ड्रॉप डिस्टर्ब द रिफ्लेक्शन, और उसी से जो गाड़ी के आगे वाइपर्स लगे होते हैं वो तो साफ कर देते हैं, ऑटोमेटिक होता है। ये भी किसकी वजह से है, के आर की वजह से। डायमंड इतना चमकता क्यों है, क्योंकि टी आई आर हो रहा है उसके अंदर। लाइट एक बार अंदर चली गई तो लाइट का जो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का ज़्यादा होता है, तो लाइट स्लो ट्रैवल करती है। फिर टच स्क्रीन हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गए, रिफ्रैक्टोमीटर हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्टोमीटर में क्या करता है ये, इट मेजर द शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन इन लिक्विड के अंदर, और किसके बेस पे, क्रिटिकल एंगल। इसको नोट डाउन कर लो आप एक बार, या स्क्रीन
चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। जैसा कि आपको पता है, ये आपने पढ़ा भी है छोटी क्लास में, एक प्रिज्म है, जब प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करेगी तो वो 7 कलर में स्प्लिट होगी, जो कि हमारे को फिनोमिना देगा विब ग्योर। हम बोलते हैं विब ग्योर। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हो रहा है? वॉयलेट वाली। ठीक है, फिर उसके बाद रेड वाली लाइट का। तो मतलब एक चीज़ और यहाँ से पता चल रही है, जो 7 कलर है अगर हम उसको कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगी? वाइट लाइट। मतलब कि वाइट लाइट के अंदर ही सारे 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ और देख लेते हैं। ये वाला जो एंगल हमारे पास बन रहा है, ये एंगल हो गया ए, चलो प्रिज्म। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। और ये वाला जो लाइट गई यहाँ पे, इसको हम बना लेते हैं एक बार। ये बनाया हमने ट्रेंगल, इंसिडेंस लाइट, ये गई, ये आ गई बाहर। ये बना लिया हमने इसका नॉर्मल, ये आ गया इधर। ठीक है, कल आई कौन सा बन रहा है? नॉर्मल और बनता है, क्या बोलते हैं? ठीक है, नॉर्मल और जो लाइट गई वाला एंगल R1 R2 लिख लिया। तो अभी हम हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल निकला बाहर, जब लाइट इमर्ज हुई है बाहर, ठीक है, तो एंगल इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ, ये बना हमारे पास, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं। एक और ध्यान दीजिए, लाइट गई कैसे है? ऐसे। लाइट गई कैसे? ऐसे। और लाइट को जाना कैसे था? ऐसे जाना। तो ये क्या हुआ? डेविएट हुई लाइट अपने पास से, इतना पार्ट क्या हो गई? डेविएट हो गई। ये जो एंगल बना हमारे पास, तो डेल्टा डेविएशन। यहाँ पे हमें 7 पैटर्न मिल, वॉयलेट आएगा नीचे, रेड आएगा। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन हुआ किसका है? वॉयलेट लाइन का। सबसे कम किसका हुआ है? रेड का। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको सब लिखवाने वाला हूँ वो, तो आप ध्यान से इसको एक बार नोट कर डाउन कर लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखिए, दो तीन चीज़ें याद रखना। एक लैम्डा, ठीक है, वेलोसिटी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, और तीसरा हमारे पास जो आएगा वो आएगा क्रिटिकल एंगल आई का। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन। जब हम इधर से वॉयलेट से कहाँ जा रहे हैं? रेड की तरफ। यहीं से क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा। तो वेवलेंथ, वेलोसिटी और क्रिटिकल एंगल, ये सब क्या हो रहा है? इंक्रीज। बस यही याद रखना है। इसके अलावा आपसे वो पूछ ले फ्रीक्वेंसी, लिख ले। एक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ ले, ठीक है, परसिव पावर जो हम आगे करने वाले हैं वो पूछ ले, तो इस एनर्जी पूछ ले। तो वॉयलेट से जब रेड की तरफ हम जाएंगे, क्या होने वाली है? डिक्रीज होने में। ये वाला पोर्शन याद रखना है। क्या एंगल, वेलोसिटी और जो वेवलेंथ है, वो यहाँ से वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पे क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसके अलावा कुछ भी आए आपको डिक्रीज ऑर्डर में ही वो लिखना है, तो नोट डाउन कर लो जल्दी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का हम कैसे, मतलब फॉर्मूला है इसका, सीधा याद करना है। ठीक है, एन इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम की कंडीशन करेंगे आगे, प्लस ए पाई में 2 डिवाइड बाय साइन पाई में। चलिए आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल फ्रॉम डेल्टा एम, मैंने पिछले कंडीशन डेल्टा मिनिमम एंगल कब होगा? मिनिमम एंगल कब होगा? तो इसका हमारे पास पहले हम बना कंडीशन।
ये हो गया ए, ये लाइट आई, लाइट सी हुई और ये लाइट बाहर निकली, ये हमने बना लिया इसका नॉर्मल। ये एंगल हो गया हमारे पास आई, ये एंगल हो गया हमारे पास ई, ये वाला एंगल हो गया R1, ये वाला एंगल हो गया R2, ये वाला एंगल क्या हो गया, चलो की मिनिमम कंडीशन निकालनी है। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है। और इस लाइन को हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई, ये हो गया एक्स पॉइंट और पास वाई। तो सबसे नंबर 1 बात कंडीशन के लिए, पहली कंडीशन जो एंगल आई है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होना चाहिए, कंडीशन आई। कंडीशन नंबर 2 क्या होनी चाहिए हमारे पास, कंडीशन नंबर 2 क्या होनी चाहिए, ये वाली जो लाइन है, वाली लाइन है मतलब कि एक्स और वाई, ठीक है, वो किसके पैरेलल होनी चाहिए, ए और एक्स वाई पैरेलल टू दूसरी कंडीशन नंबर 3, ये जो अंदर एंगल बन रहे R1 भी R2 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, ये वाला एंगल बाहर वाले एंगल बराबर हो, अंदर वाले एंगल बराबर हो, और जो ये वाली सीधी लाइन है ये पैरेलल होनी चाहिए AC के, तभी डेल्टा मिनिमम की को वेरीफाई होगा। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए n-1, ये बनेगा फॉर्मूला। कहीं म्यू लिख देते हैं, म्यू का एन का मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव एक्स है। अच्छा रेड के लिए निकालना हो, डेल्टा मिनिमम निकालना हो रेड के लिए, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर इक्वल टू एंगल, ये तो हो गया ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, तो क्या लिखेंगे एन आर माइनस फॉर्मूला। अगर वॉयलेट के लिखना हो v इज इक्वल टू एन वी माइनस, तो नोट डाउन कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये मिनिमम डेविएशन किसका है, रेड वाले का, इसका निकालना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस, जैसे हमने बनाया प्रिज्म लाइट आर, लाइट को जाना आई, ये वाला एंगल R1, वाला एंगल R2, डेल्टा। तो ये जो लाइट है ये 7 पार्ट्स में हमारे को विबग्योर का पैटर्न मिला है सभी को, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डिस्पर्सिव पावर यही तो होती है, इन्हीं के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से बनाओ कहीं यहाँ से बनता, एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, इन्हीं के एक्सट्रीम कोई सा भी पॉइंट ले लो, रेड ले लो या वॉयलेट के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्शन। और इसको हम थीटा या ओमेगा की फॉर्म में लिखो, थीटा की फॉर्म में लिखो, ठीक है, और इसको मेजर करते हैं हम रेडियन के अंदर। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए थीटा इज डेल्टा, डेविएशन एंगल हम ले लेते हैं इसका रेड वाले का, माइनस वॉयलेट वाले। अगर किसी के बीच के दो का निकालना हो तो डेविएशन एंगल रेड का निकाल लो पहले, जैसे हमने निकाला था। क्या होता है डेविएशन एंगल का फॉर्मूला, डेविएशन तो मिनिमम हमने निकाला था, कैसे निकालते थे, रेड के लिए निकालना था तो क्या लिखते थे, ए क्या लिखेंगे यहाँ पे n r-1, पहले ये निकाल लो, या रेड के लिए निकाल लो, ऐसी वॉयलेट के लिए निकाल लो, और इनको हम निकाल के डिवाइड कर देंगे, ऐसे सॉल्व कर देंगे इसमें। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखना हो तो क्या बनेगा, ए एन आर माइनस में, बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखना चाहिए कैसे निकालना है। तो डिस्पर्सिव पावर होती है वो क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट या रेड हो या वॉयलेट हो उसके बीच में जो लाइन है उससे बीच का डिस्टेंस तो हम डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं, डेल्टा आर इसका मिनिमम एंगल डिवाइड बाय में जो इसका मिनिमम एंगल यहाँ से निकालेंगे, नोट डाउन जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है बट आ सकता है, बहुत ही बेसिक चीज है, ध्यान से देखना। ना मेजर ऑफ प्रिज्म, मतलब कि प्रिज्म की कितनी एबिलिटी है, हिंदी में सीधी बात करते हैं हम कि प्रिज्म की कितनी एबिलिटी है, जो उसमें से वाइट लाइट गई है वो 7 कलर को कितने अच्छे से स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, कंस्टिट्यूट कंपोनेंट वेवलेंथ और कलर्स। ठीक है, अच्छा और ध्यान याद रखना, नो यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी होगी और डायमेंशन। ठीक है, दूसरा पार्ट डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल। डिस्पर्सिव पावर को हम यहाँ पे डेल्टा टी से लिख लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं किसी पावर से। ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये ऐसी क्वांटिटी है। ठीक है, कि प्रिज्म किस टाइप का बना है, लिक्विड वाला है या क्या कॉन्स्टिट्यूट है जिससे वो फिल किया हो। डेल्टा डी इक्वल टू वाई में डेल्टा वाई, मतलब कि एक मीन पार्ट को डिवाइड कर लिया, जो ये था हमारे पास थीटा गया था, एंगुलर डिस्पर्शन था, तो हमने मीन वैल्यू से डिवाइड कर दिया। 7 कलर थे, 7 में से हम वॉयलेट को सेंटर मान के चल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था। सेंटर वाले पार्ट जो है हमारे पास ये बना विब, अगर यहाँ से कट करे एक, अब ये दोनों इसको कैंसिल होना चाहिए था, आना चाहिए था ग्रीन को, पर मिडल में हम लेते किसको, मिडल इस वाले पार्ट को लेते। इट इज द रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन बाय द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन में हम यहाँ पे लेते हैं येलो को, याद रखना। अगर हमें ऐसे जानना तो हम ऐसे लिख रेनबो। रेनबो किसकी एप्लीकेशन है, डिस्पर्शन की वजह से ही क्या होता है, रेनबो होता है। तो हम पहले कंडीशन देख लेते हैं भाई, रेनबो बनेगा कैसे। नोमिया किसका था, अब वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है और रेनबो में हमारे पास कलर ही दिखते हैं, तो किसकी वजह से हो रहा है, प्रिज्म की वजह। कंडीशन नंबर 1 ये है, सन जो है वो यहाँ होगा। ठीक है, हमारी जो पीठ है, हमारी जो बैक साइड है वो इस साइड होगी, और जो हमारी फ्रंट साइड है वो क्लाउड की तरफ होगी, क्लाउड से। तो सन है इधर पीछे, ठीक है, और क्लाउड्स हमारे सामने है, पोजीशन में हमें रेनबो बनता है। कंडीशन है, मतलब ये हमारा सन की तरफ फेस होगा, अगर इधर फेस हो और क्लाउड्स पीछे हो तो रेनबो हमें नई फॉर्मेशन मिलेगी। तो ठीक है, कंडीशन होगी ये। अच्छा होता क्यों है, जब ये क्लाउड्स है, ठीक है, कुछ थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, उसमें एक कहते हैं ना, मतलब कि मैंने सुना है, तुमने सुना हो नहीं हो, जब कहते हैं थोड़ी सा मतलब कि सनशाइन हो, थोड़ी सी धूप निकली हो और बारिश हो, तो कहते हैं कौए की शादी हो रही है। सुना है तुमने, कमेंट बॉक्स में बताना यार, मैंने तो ऐसे सुना है, या और किसी की शादी हो रही है। तो क्या होता है, जो थोड़ी सन रेज आ रही है यहाँ पे, और जो ये ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, मतलब कि ऐसे गिर, बारिश आ रही है और ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में, नहीं भाई ये ऐसे नहीं गिरती, ये तो हम सपोज कर रहे हैं कि जो टीनी ड्रॉपलेट्स है वाटर के वो इस शेप में लेट्स होंगे। अब जैसे ही इसके अंदर सनरेज जाएगी, वो कितने कितने कलर में डिवाइड होगा, 7 कलर्स के। तो पैटर्न बनेगा इधर इस साइड में बनेगा। ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट्स है वो कैसे मानते हैं, ड्रॉपलेट्स को हम प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, मानते हैं, और जब जैसे ही उसके अंदर थोड़ी सी लाइट जाएगी तो 7 कलर में स्प्लिट होगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी ही रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब ये दो टाइप के रेनबो होते हैं, ठीक है, प्राइमरी रेनबो को हम फर्स्ट डिग्री भी बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री प्राइमरी, और इसको ये जो है हमारे पास इसको सेकेंड रेनबो भी। इसमें से क्वेश्चन जो आएगा उसको ध्यान से दें, ठीक है आंसर। अब देखिए, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला, डिवाइड कर लिया 9 लिख,
ये सेकेंडरी हो गया, ये हो गया प्राइमरी। इसमें पहले देखिए, जब ये लाइट आई, ठीक है, पहले यहाँ पे हुआ इसका, यहाँ पे क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ, जब बाहर निकली तब भी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हुआ इसका, TIR हुआ, ठीक है, क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। मैंने जैसा आपको बताया था, दोनों साथ साथ TIR भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन। अब आ जाओ इस पे, सेकेंडरी में क्या होता है, दो बार ऐसे एक लाइट गई, रेड लाइट है, गई इधर सीधे निकलेगी, ठीक है, ऐसी वॉयलेट के लिए भी निकाल लेंगे हम। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, TIR हो रहा है। तो पहला डिफरेंस, टोटल कितने TIR हो रहे हैं, 2 फ्रैक्शन, हो रहा है भैया 2, यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं, फ्रैक्शन कितने हैं, नेक्स्ट TIR कितना हो रहा है, TIR कितना हो रहा है, प्राइमरी वाले में 1, और यहाँ पे कितना हो रहा है, TIR 2 हो रहा है। अच्छा, ब्राइट कौन दिखेगा, प्राइमरी रेनबो या सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो ज्यादा ब्राइट दिखेगा क्योंकि वहां पे 2 TI हो रहे हैं, मोर ब्राइट। में क्या आ जाएगा, लेस ब्राइट। अच्छा, जो इसमें फिनोमिना बनेगा वो हमारे पास बन रहा है एक विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, और इसको उल्टा करके लिख लो ROY। तो जो उसका इनर वाला पार्ट होगा प्राइमरी रेनबो का, वो कैसा होने वाला है, वॉयलेट इनर पार्ट। यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो आउटर पार्ट होगा वो कैसा होगा, आउटर पार्ट वो होगा हमारे पास रेड। अब आ जाओ इधर वाले पे, में जो सेकेंडरी में हमारे पास जो इनर पार्ट होगा वो क्या होगा, रेड, और आउटर वाला जो बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, दोनों रेड लिख दो, वॉयलेट इंडिगो और ये वॉयलेट। ये जो आउटर पार्ट होगा वो होगा वॉयलेट। ये पार्ट आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, मान लो स्पेस के अंदर बहुत सारे पार्ट, डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सारे पार्टिकल्स, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जैसी लाइट इन पे फॉल करेगी, चंदा मामा नहीं है ये, सूरज मामा है, जला देगा ये, ठीक है। तो जैसी सनलाइट इस पे पड़ी, फुल पार्टिकल यहाँ था, तो लाइट को उनने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैला दिया, मतलब कि क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया। डायरेक्शन ही लाइट की चेंज कर दी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये अलग अलग पार्टिकल की वजह से होता है, अलग अलग। बेसिक ही हो गया, जैसी लाइट पार्टिकल पे पड़ेगी तो उस लाइट की डायरेक्शन को अलग अलग पाथ में चेंज कर देगा। द फिजिकल प्रोसेस व्हेन लाइट डेविएट फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ
आफ्टर इंटरेक्टिंग विद पार्टिकल रेगुलरिटीज है मीडियम के अंदर, तो हमारे पास बन गया स्कैटरिंग। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जो शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक है, पे तो लाइट होगी, डेविएट करवा रही है। बट जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली है, जैसे रेड कलर की बात करें, लॉन्ग वेवलेंथ होती, उस पे से लाइट स्कैटर्ड ही नहीं हो रही भाई, सीधी ही निकल रही है। ठीक है, तो हम याद रखते हैं विबग्योर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो लैम्डा है जो वेवलेंथ, वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसी वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है, तो जो स्कैटरिंग है वो क्या हो जाएगी? घटने लग जाएगी। स्कैटरिंग, ठीक है, और जो स्कैटरिंग है का फॉर्मूला होता है, स्कैटरिंग जो होती है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, वो जो है डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली होती है लैम्डा की पावर 4, लेंथ की पावर 4 इनवर्सली। अगर मान लो किसी की वेवलेंथ बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो जो उसकी इंटेंसिटी है स्कैटरिंग की, वो क्या होने वाली है? कम होने। तो जो स्काई ब्लू हो रहा है, वाइट हो रहा है, जब सूरज मामा निकलते हैं सुबह के टाइम, तो कैसे होते हैं? ये भड़के हुए होते हैं, बिल्कुल लाल कलर के। ठीक है, तो जो ये फिनोमिनाज वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, डीप कलर जो की है हमें कैसे दिखाई दे रहा है वो भी, तो सारे फिनोमिना किसकी वजह से हो रहे हैं? कलर चेंजिंग वाले सारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमारे पास हो रहे हैं। तो इसको आप ध्यान रखना। और हाँ, हम मान लेते तीन टाइप के पार्टिकल, एक पार्टिकल साइज हो, पार्टिकल बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो वाइट कलर क्यों बन जाता है? उस टाइम क्या होता है, मतलब कि डस्ट स्मोक के टाइम सारे पार्टिकल होंगे, और उस टाइम साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है? साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू से साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। और जब लाइट इन पे फॉल करेगी तो वो लाइट क्या करेगी? सभी सभी के लिए इक्वल विशन होगा, सारे जो कलर है विव, वो इक्वल अमाउंट लाइट को स्कैटर्ड करने वाले हैं। तो इसलिए वहाँ पे इक्वल बनेगा, तो कैसा कलर बन जाएगा हमें? हमारे पास वाइट कलर का हमें ऐसी स्काई का कलर भी होता है, ठीक है। ब्लू कलर केस में होता है जब पार्टिकल क्या हो? स्मॉल हो, स्मॉलर वेवलेंथ हो। देख लो स्मॉलर वेवलेंथ है तो ब्लू कलर है, तो रेड के कंपैरिजन में क्या है? वेवलेंथ छोटी है। वेवलेंथ छोटी है तो जब पार्टिकल पे पड़ेगी तो क्या करेगी? वो पार्टिकल को कैसे कलर में बनाएगी? ये भी तो छोटे हैं सर, ये भी तो पूछ सकते हो, वॉयलेट, इंडिगो। पर ये हमारे विजिबल मतलब कि जो है हमारी आईज सिर्फ ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव है। ये भी हो रहे हैं स्कैटर्ड पर ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव है, तो इसलिए हमें ब्लू कलर स्काई का ही दिखा। और इधर से इधर जाने पे रेड कलर वेवलेंथ बढ़ रही है, स्कैटरिंग क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो ये वाला क्वेश्चन, जो रेड कलर है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, मतलब घट रही है, क्योंकि जो इसका वेवलेंथ है वो ज़्यादा बड़ी है। तो जो डेंजर सिग्नल होते हैं, वो रेड कलर के बनाते हैं, क्योंकि जब उस पर लाइट पड़ेगी, स्मोक फॉग कुछ भी पड़े, तो वो हमें दूर से दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग कम हो रही है, ना के बराबर हुई है, ना के बराबर। तो इसीलिए हमें रेड कलर दूर से भी बिल्कुल साफ दिखाई देता है, बिल्कुल साफ दिखाई। ये डेंजर सिग्नल जो बनाए जाते हैं वो रेड कलर के बनाए। जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रीडायरेक्शन करना, अलग अलग डायरेक्शन में करना,
टिंडल इफेक्ट भी स्कैटरिंग की वजह से ही होता है, क्या है, कोलाइड पार्टिकल की वजह से होता है, क्या है, जैसे हम रूम में बैठे, जादू देखा है ना हमने, जादू को क्या चाहिए होती है, रोशनी। और जब कमरा बंद है और एक साइड से एक होल है और अंदर डस्ट पार्टिकल है, तो जो सन की लाइट आएगी वो विजिबल होगी, बिल्कुल उसका पाथ दिखाई देगा, और उसके बीच में जो डस्ट है वो भी दिखाई देगा। मिल गई ना जादू को धूप, तो वो टिंडल इफेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। ब्लू कलर स्काई का शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ब्लू कलर बनते हैं। ब्लू कलर ही क्यों दिखता है, वॉयलेट सर क्यों नहीं दिखता, क्योंकि सेंसिटिव होता है ब्लू कलर हमारी आइस, ठीक है। फॉग और मिस्ट भी इसी की रीजन की वजह से बनते हैं, स्कैटरिंग की वजह से। और जो मैंने फॉर्मूला लिखाया इंटेंसिटी 1/λ4, ठीक है। इसी को हम रेलिंग स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ बाय पार्टिकल स्मॉलर देन होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलिए नोट डाउन कर लिया, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। बस 5 मिनट और खत्म करते हैं। इंटरफेरेंस क्या होती है, मान लो हमारे पास एक वेव ये है, जैसे कि एक वेव ये है, पहली वेव, क्या है, दूसरी वेव, वेवलेंथ होगी, एम्पलीट्यूड होगी। अब क्या है, इसका क्रस्ट सेम है, इसका ट्रफ एक ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो क्या होने वाला है, जब दोनों वेव, एक वेव दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगी, क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस कब बनता है, पर ओ ऑफ वेव का एक वेव के ऊपर सुपर इम्पोज होना। तो जब देखो, जब ऐड करेंगे रिजल्टिंग आएगा, ठीक है। तो वेव का ए पर मान लिया हमने इसको, रिजल्टिंग वेव क्या बनी, ए प्लस बी, दोनों को ऐड करके बनी। तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट बढ़ गया, ऐड हो गया, ये इंक्रीज हो गया, ये वाला एक ही डायरेक्शन में था तो ऐड कर दिया, तो इंक्रीज हो गया इसका एम्पलीट्यूड। तो कैसा, इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्ट हो गया मतलब कि ऐड हो गई, दो लाइट है जो सुपर इम्पोज होगी, क्योंकि उनकी क्रस्ट एक डायरेक्शन में थी और ट्रफ एक डायरेक्शन में थी, तो इसको कंस्ट्रक्ट हो गया। दूसरा हमारे पास होता है अगर ऑपोजिट हो, मान लो ये ऊपर है और ये है डाउनवर्ड, क्रस्ट ये रहा, इसका इसके क्रस्ट के नीचे ट्रफ मिल रहा है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। उसकी वजह से वेव क्या होने वाली है, पूरी डिस्ट्रक्ट होने वाली है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसको नोट कर लो, ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। व्हेन टू वेव सुपर इम्पोज to each other hold ter tight। अगर दोनों दोस्त अच्छे हैं, अच्छी तालमेल बन रही है, तो ज़्यादा ताकत होगी, कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी टीम को। अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो दोनों लड़ेंगे झड़ेंगे डिस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मिलेगा हमें एक्टिव इंटरफेरेंस। डाउन कर। अच्छा, एक और रीज़न देखिए, मान लीजिए मेरे पास, हमारे पास क्या होता है जब रेनी डेज होते हैं और सन निकल रहा हो, बारिश हो रही हो, सन भी हो, और हमारे हाथ में केरोसिन या डीजल वगैरह हो, वो ग्राउंड पे गिर गया है, ठीक है, वो चमकता हुआ दिखाई देता है, स्टॉप बबल भी तुम्हें चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो क्यों होता है वो, मान लो हमारे पास ये पानी की लेयर होगी नीचे वाली, ये हो गया वाटर, ठीक है, और ये ऊपर जो लेयर होगी, यहाँ पे केरोसिन गिर गया, ये हो गया हमारा, जैसे ही ये गिरा, ठीक है, जो लाइट आई सनलाइट, ये तो क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट भी है और अंदर भी जाएगी। अब अंदर गई और फिर क्या करेगी, ये ऊपर वाले पार्ट को भी रिफ्लेक्ट करेगी।
तो ये रिफ्लेक्ट हुआ। पहले जो लाइट आई, ध्यान से देखिए, ये लाइट आई, ऊपर वाले पार्ट पे भी रिफ्लेक्ट करी, ठीक है, और अंदर भी जाएगी, और नीचे वाले पार्ट पे जब पड़ेगी, वाटर वाले पार्ट पे, तो वहां पे भी वो क्या करने वाली है, वहां पे भी रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्रैक्ट करेगी। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ। और ये भी क्या हुआ, ये रिफ्लेक्शन जो हुआ है वो ऑयल की वजह से हुआ, और ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो वाटर वाले लेवल से हुआ। इन दोनों के बीच में ये आ गई रिफ्लेक्ट होके जल्दी, ये आई वाटर वाली लेट, तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बन गया, और यही डिस्टेंस है, ये पार्ट को क्या कर देगा, चमका देगा। इससे हमें केरोसिन हो गया, कोई ऑयल हो गया, वो कैसे दिखता है, चमकता हुआ, मेरी हिंदी वैसे बेकार है, पर देख लेना मैं ठीक लिख रहा हूँ, डाल तो नोट डाउन कर लो जल्दी से। कर लिया, हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे, कलर कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। अब तीन हमारे पास मेन कलर होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन, है, ठीक है। रेड और ग्रीन को जब मिलाएंगे तो येलो मिलेगा, ठीक है, और रेड और ब्लू को मिलाएंगे मैजेंटा मिलेगा, और ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे साइन मिलेगा, ठीक है, CYAN, ठीक है। ये याद हो गया, ये तो तुम्हें याद होगा वैसे भी, रेड ग्रीन। अच्छा ध्यान रखिए, ये टेबल से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ग्रीन पेपर, येलो पेपर, ब्लू पेपर, व्हाइट लाइट में कैसे दिखेगा, ग्रीन में, रेड में, येलो में, ब्लू में। तो ध्यान रखना, जब व्हाइट पेपर है, ठीक है, इन व्हाइट लाइट के अंदर वो व्हाइट ही दिखाई देगा, इन रेड के अंदर रेड दिखाई देगा, ग्रीन के अंदर ग्रीन, येलो के अंदर येलो, और ब्लू के अंदर ब्लू, क्योंकि ये 7 कलर्स करता है, और जैसे इसके ऊपर रेड पड़ेगी तो वो रेड वाले पार्ट को ही दिखाएगा। उसके बाद रेड पेपर आ जाओ, जब रेड पेपर को रेड लाइट के अंदर देखेंगे तो रेड ही दिखाई देगा, रेड के व्हाइट के अंदर देखेंगे तो रेड ही दिखाई देगा, रेड के अंदर भी रेड ही दिखाई देगा, बाकी में हो जाएगा वो अदर देन। देखिए, अगर मेरे पास कलर है, मान लो मेरे पास येलो पेपर है, येलो पेपर है, तो जो लाइट है व्हाइट के अंदर, एक व्हाइट के अंदर वो येलो दिखाएगा, क्योंकि व्हाइट क्यों दिखा रहा है, व्हाइट के अंदर मान लो व्हाइट पेपर है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने 7 कलर व्हाइट लाइट को फॉल करवाया, तो उसके अंदर येलो कलर दिखाएगा, ठीक है। दूसरा येलो पेपर, येलो लाइट अगर फॉल करवाऊं तो भी येलो ही दिखाएगा। बस ये दो चीजें याद रखनी है आपको, मतलब अगर ऐसी मान लो ग्रीन हो गया, ग्रीन वाला, जब ग्रीन पेपर के ऊपर कौन सी लाइट फॉल करेगी, व्हाइट लाइट फॉल करेगी, तो कौन सा पार्ट दिखाई देगा, सिर्फ ग्रीन दिखाई देगा, क्योंकि 7 पार्ट है, और पार्ट हमारा कैसा है, पेपर कैसा है, ग्रीन है, तो ग्रीन दिखाई देगा। दूसरा, जब उस पेपर के ऊपर ग्रीन लाइट फॉल करेगी तो भी ग्रीन दिखाई देने वाला है, उसके अलावा रेड गिरे, ग्रीन मतलब ग्रे, ब्लू गिरे, येलो गिरे, तो सारे कैसे दिखाई देने वाले हैं, ब्लैक दिखाई देने वाले। बस इतना फंडा सा याद कर लो, और आपका नोट डाउन कर लो जल्दी। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पार्ट 3 ऑप्टिक्स का कंप्लीट हो गया है, सिर्फ रह गया हमारे पास लेंस वाला पार्ट, वो भी बिल्कुल इजी पार्ट में करेंगे, और ऑप्टिक्स हमारी होगी खत्म। यहाँ से हमारे 5 से 6 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, फाइनल, ठीक है। तो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, स्कैन कर लो, अब तो स्कैनर चल गया है भाई। ये हो गया हमारे पास टेलीग्राम। अगर ये आपको पीपीटी जो मैंने बनाई है ये चाहिए, तो आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। और ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बना रहे हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको इजी वे में कैसे करें, देख के ही आंसर तुम्हें पता लग जाएगा। तो सोशल मीडिया फॉलो कीजिए। थैंक यू, एक बार फिर से मिलेंगे हम। जय हिंद।